इतना सुंदर पोता कहाँ से ले आई है बहू? दादी ने पोती को पहली बार गोद में लेकर कहा था। जरा तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल किया होता। इसके लिए सुंदर बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते दादी के ये शब्द विराट को हजारों बार सुनने के कारण याद हो गए थे और वह अपने रूप रंग में घमंडी हो गया था। पापा का यह कहना था कि सुंदर और स्मार्ट लगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई खेल कूद में भी होशियारी दिखानी होगी। और यह काम कर गया था और अब वह एक तरह से ऑलराउंडर ही बन चुका था और अपने पर मर मिटने को तैयार लड़कियों में उसे कोई अपने लायक ही नहीं लगती थी। इसका फ़ायदा यह हुआ कि विराट इश्क के चक्कर से बचकर पढ़ाई करता रहा। इसका परिणाम अच्छा रहा और आईआईटी की डिग्री और बढ़िया नौकरी आसानी से विराट की झोली में आ गिरी। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हो गई थी। शादी पारिवारिक सामाजिक ज़रूरत बन गई थी, लेकिन न खुद को और ना ही घर वालों को कोई लड़की पसंद आ रही थी। अचानक एक शादी में चाचा जी ने दूर से तान्या दिखाई तो विराट उसे अपलक देखता रह गया। तरासे हुए नैन नक्श, सुबह की लालिमा लिए उजला रंग और लंबा कद, बचपन से पढ़ी परी कथा की नायिका जैसी। पसंद है तो रिश्ते की बात चलाऊं? माँ ने पूछा। विराट कहना तो चाहता था कि चलवाने का चक्कर छोड़कर खुद ही जाकर रिश्ता मांग लो, लेकिन एटीट्यूड से बोला, शोकेस में सजाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे तो पत्नी चाहिए अपने मुकाबले की पढ़ी लिखी। तान्या क्वालिफाइड है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड है। अब तुम उसे अपनी टक्कर में लगते हो या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। चाचा जी ने विराट की बातों से चिढ़कर नहले पर दहला चढ़ा। खिसियाया विराट इतना ही पूछ सका, आप यह सब कैसे जानते हैं? अक्सर मैं इसके पापा के साथ गोल्फ खेलकर लंच लेता हूँ, तभी परिवार में बातचीत हो जाती है। आपने उनको मेरे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं, लेकिन वह यही है, चाहो तो मिलवा सकता हूँ। विराट ने कहना तो चाहा कि पूछते क्यों हूँ, जल्दी से मिलवाइए, पर घमंड ने फिर सिर उठाया। ठीक है, मिल लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह की बात आप अभी नहीं करेंगे। मैं तो कभी नहीं करूँगा, परस्पर परिचय करवा दूंगा, कहकर चाचा ने उसे डॉक्टर विभूति से मिलवा दिया। जैसा उसने सोचा था, विभूति ने तुरंत अपनी बेटी तान्या और पत्नी अंजलि से मिलवाया और विराट ने उन्हें अपने मम्मी पापा से परिचय करवाने वाले चाचा जी शादी की भीड़ में न जाने कहाँ खो गए। किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। चलने से पहले डॉक्टर विभूति ने उन लोगों को अगले हफ्ते डिनर पर बुलाया, जिसे विराट के परिवार ने सहर्ष मान लिया। विराट की बेसब्री तो इतनी बढ़ चुकी थी कि 5 रोज के बाद आने वाला दिन भी बहुत देर लग रहा था और डॉक्टर विभूति के घर जाकर तो वह बेचैनी और भी बढ़ गई। तान्या को खाना बनाने, घर सजाने यानी ज़िंदगी को जीने का शौक़ था। तान्या का कहना है कि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय में तभी तरक्की कर सकते हो जब आप उससे कमाए पैसों का भरपूर आनंद लो। यह आपको अपना काम बेहतर करने की ललक और प्रेरणा देती है। डॉक्टर विभूति ने बताया। अब तो मैं भी इसका यह तर्क मानने लग गया हूँ। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, यानी सगाई शादी। विराट को मानना पड़ा कि तान्या बगैर किसी पूर्वाग्रह के जीने की कला जानती, यानी जीवन की विभिन्न विधाओं में तालमेल बिठाना। ना तो उसे अपने ऑफिस की समस्याओं को लेकर कोई तनाव होता और ना ही किसी घरेलू नौकर के बगैर बताए छुट्टी लेने पर, यानी घर और ऑफिस सुचारू रूप से चला रही थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी की 5वीं सालगिरह पर सास और माँ ने दादी नानी बनने की फरमाइश की। तान्या भी करियर के उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां पर कुछ समय के लिए विराम ले सकती थी। विराट को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, सो दोनों ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन को
तिलांजलि दे दी। लेकिन जब साल भर तक कुछ नहीं हुआ तो तान्या ने मेडिकल परीक्षण करवाया। तान्या की फैलोपियन ट्यूब में कुछ विकार था जो इलाज से ठीक हो सकता था। डॉक्टर विभूति शहर की जानी मानी स्त्री रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीति से अपनी देखरेख में तान्या का उपचार करवाने लगे। प्रत्येक टेस्ट अपने सामने 2 प्रयोगशालाओं में करवाते थे। उस रात विराट और तान्या रात का खाना खाने ही वाले थे कि अचानक डॉक्टर विभूति और अंजलि जी घर आ गए। डॉक्टर विभूति दामाद को बाहों में भर कर बोले, साल भर पूरा होने से पहले ही मुझे नाना बनाओ। आज की रिपोर्ट के मुताबिक तान्या अब एकदम स्वस्थ है, सो जल्दी से हमें नाना बनाओ। आज तो घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं पापा, तान्या ने शर्माते हुए कहा। बाहर किसी जान पहचान वाले ने वजह पूछ ली तो क्या कहेंगे? वही जो सच है। मैं तो खुद ही आगे बढ़कर सबको बताना चाह रहा हूँ, मगर तुम चाहती हो तो घर पर ही सही। विभूति ने विराट को छेड़ा, नाना बनने वाला हूँ। देर रात तक आने वाले मेहमान के आगमन की तैयारी की बात करते रहें। अंजलि ने याद दिलाया कि घर चलना है, सुबह सबको काम पर जाना है। वे नाना बनने वाले हैं, इस खुशी में कल छुट्टी नहीं है। पापा आपके साथ ड्राइवर नहीं है, आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दें, सुबह ड्राइवर से मंगवा लीजिएगा। अभी आपको हम लोग घर पहुंचा देते हैं, विराट ने कहा। तुम लोग तो अब बेटा जी तुरंत आने वाले मेहमान के बारे में सोचो, हमारी फिक्र मत करो। गाड़ी क्या, आज मैं तो हवाई जहाज भी चला सकता हूँ। डॉक्टर विभूति जोश से बोले। उसी जोश में तेज गाड़ी भगाते हुए उन्होंने सड़क के किनारे खड़े बस को इतनी जोर से टक्कर मार दी कि गाड़ी में तुरंत आग लग गई, जिसके बूझने पर राख में सिर्फ अस्थिपंजर और लोहे के भाग मिले। शेष सब कुछ पल भर में ही भस्म हो गया। तान्या तो इस हादसे से जैसे गायब ही हो गई थी। अकेली संतान होने के कारण समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे खुद को संभाले और कैसे मम्मी पापा द्वारा छोड़ी गई अपार संपत्ति को। विराट उसके अथाह दुख को समझ रहा था और यथासंभव उसकी सहायता भी कर रहा था। तान्या ऑफिस तो जाती थी, लेकिन पति और घर की ओर से प्राय उदासीन हो चली थी। विराट का संयम टूटने लगा था। एक रोज तान्या ने बताया कि उसके वकील से पापा की संपत्ति का समाज सेवा संस्था के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था, मगर उनका कहना है कि फ़िलहाल बंगले को किराए पर चढ़ा दो और पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालती रहो। कुछ वर्षों के बाद जब पापा के नाती नातिन बड़े हो जाएंगे तो उन्हें फैसला करने देना कि वे उस संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वकील साहब, मम्मी पापा जीवित रहते तो यही करते और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मम्मी पापा की अंतिम इच्छा थी, विराट ने कहा। अंतिम इच्छा क्या थी? अपने नाती नातिन को जल्दी से दुनिया में बुलवाने की। हमें उनकी यह इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। विराट ने मौका लपका और तान्या के निकट आ गया। तान्या कसमसा कर पीछे हट गई। अभी मैं शोक में हूँ। कब तक शोक में रहोगी? तुम्हारे इस तरह से शोक में रहने से मम्मी पापा लौट आएंगे। तान्या ने मायूसी से सिर हिलाया, फिर बोली, मगर मुझे सिवा उनकी याद में रहने के कुछ अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे ब्रह्मचारी बनकर रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी पुरानी जिंदगी के साथ ही मुझे अब बच्चा भी चाहिए, विराट ने गुस्से से कहा। कहा ना, मैं अभी उस मनोस्थिति में नहीं हूँ। मनोस्थिति बनाना अपने हाथ में होता है तान्या। मैं अब बच्चे के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता। औलाद सही उम्र में होनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट से पहले आप अपने बच्चों को जीवन में व्यवस्थित कर सकें, विराट ने समझाने के स्वर में कहा। उफ, तो आप भी सोचने लगे हैं, और वह भी बहुत दूर की, तान्या व्यंग्य से बोली। तिलमिला गया विराट। तान्या समझती क्या है अपने आप को? बजाय इसके
कि उसके संयम और सहयोग की सराहना करें। तान्या उसका मजाक उड़ा रही है। बहुत हो गया, अब तान्या को उसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। बेहतर रहेगा तुम भी ऐसा ही सोचने लगो। विराट ने भी उसी अंदाज में कहा। अगर ना सोचूं तो मुझे मजबूरन तुम्हें तलाक देकर औलाद के लिए दूसरी शादी करनी होगी। बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मैं और मेरे माता पिता बच्चे के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकते। तान्या फिर व्यंग से हंस पड़ी। यही वजह तलाक के लिए काफ़ी नहीं होगी। जानता हूँ, और उंगली टेढ़ी करनी भी। तुम्हें चरित्रहीन साबित करके आसानी से तलाक ले सकता हूँ। फर्जी गवाह या फ़ोटो तो 2000 में मिलते हैं। तुम्हें तो उनकी तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी तरक्की से जले भुने बहुत लोग हैं। तुम जो चाहोगे उससे भी ज़्यादा मुफ्त में कर देंगे। तान्या के कहने के ढंग से विराट भी हंस पड़ा। तलाक की बात तान्या को बुरी तो बहुत लगी थी, लेकिन इस समय वह बात को बढ़ाकर एक और समस्या खड़ी नहीं करना चाहती थी। सो उसने बड़ी सफाई से बात बदल दी। फोटो के जिक्र पर याद आया विराट, आज के अखबार में तुमने डॉक्टर आकाश का फ़ोटो देखा? हाँ, और उसे पेज 3 पर आने के लिए बधाई भी दे दी। विराट हंसा। कब से हाथ पैर मार रहा था इसके लिए। बात आई गई और हो गई। 3-4 रोज के बाद तान्या अचानक बेहोश हो गई। इसकी वजह टेंशन भी हो सकती है, मगर क्या पता खुशी दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ। उसने तुरंत डॉक्टर प्रीति को फ़ोन किया। कुछ काम निपटाकर वह डॉक्टर के पास जाने को निकल ही रही थी कि कुरियर से जाने माने वकील द्वारा भिजवाया गया विराट का तलाक का नोटिस मिला। तान्या का सर घूम गया। वह कुछ देर कुछ सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बाहर आ गई। डॉक्टर प्रीति उसकी जांच करने के बाद मोबाइल नंबर मिलाने लगी। बधाई हो विराट, तान्या को 10 सप्ताह का गर्भ है। तुम तुरंत मेरे नर्सिंग होम में पहुंचो। मैं तुम दोनों को एक साथ कुछ सलाह दूंगी, कह डॉक्टर तान्या की ओर मुड़ी। अब तक सब ठीक रहा है तो आगे भी ठीक रहेगा वाला रवैया नहीं चलेगा। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, जो तुम तो रखने से रही, इसलिए विराट को यह जिम्मेदारी सौंपूंगी। तान्या मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट में छिपा व्यंग डॉक्टर प्रीति ने नहीं देखा। विराट से खुशी समेटे नहीं समेट रही थी। बोला, आप फिक्र मत करिए डॉक्टर, मैं साए की तरह तान्या के साथ रहूँगा। लंबी छुट्टी ले लूँगा काम से, मगर मैं तो जब तक जा सकती हूँ काम पर जाऊँगी, तान्या ने दृढ़ स्वर में कहा। घर में बेकार बैठकर बोर होने का असर मेरी सेहत पर पड़ेगा। वो तो है, ज़रूर काम पर जाओ, मगर निश्चिंत समय पर खाओ पियो और आराम करो, कहकर डॉक्टर ने दोनों को क्या करना है क्या नहीं यह बताया। हम दोनों लंच के लिए घर आया करेंगे, फिर आराम करने के बाद कुछ देर के बाद ज़रूरी हुआ तो ऑफिस जाएंगे, फिर रात के खाने के बाद नियमित टहलने। इसमें तुम कोई फेरबदल नहीं करोगी, विराट ने दृढ़ स्वर में कहा। न करूँगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगी? तान्या के स्वर में व्यंग था। उसका तो अब सवाल ही नहीं उठता। विराट हंसा, मगर उसके स्वर में क्षमा याचना या पश्चाताप नहीं था। विराट समझ तो गया कि तान्या को तलाक के कागज़ मिल गए हैं, और यह कहकर कि अब उसका सवाल ही नहीं उठता, उसने बात भी ख़त्म कर दी थी। वह पत्नी को उसकी गुस्ताखी और औकात भी याद दिला दी थी। यूँ तो उसे वकील से भी संपर्क करना चाहिए था, पर इससे अहम को ठेस लगती। विराट से जवाब न मिलने पर जब वकील उससे अगले कदम के बारे में पूछेगा तो कह देगा तान्या ने भूल सुधार ली है। विराट को तान्या के ऑफिस जाने पर तो ऐतराज़ नहीं था, लेकिन जब तब मम्मी पापा के घर जाकर तान्या का उदास होना उसे पसंद नहीं था। घर की देखभाल के लिए भी जाना ज़रूरी था। नौकरों के भरोसे तो छोड़ा नहीं जा सकता था। विराट ने तान्या को समझाया कि क्यों ना पापा के क्लिनिक संभालने वाले डॉक्टर आकाश से बंगले में ही रहने को कहें। सुनकर तान्या फड़क उठी।
जैसे किसी बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया हूँ। उसके बाद तान्या तनाव मुक्त हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पर रहकर छोटे मोटे काम करूंगी। एक रोज़ तान्या ने बड़े सहज भाव से कहा। फिक्र मत करो, थकान वाला काम नहीं है और फिर घर पर ही हूँ, थकान होगी तो आराम कर लूँगी। विराट ऑफिस चला गया। जब वह लंच के लिए घर आया तो पत्नी घर पर नहीं थी। नौकर ने बताया कि कुछ देर पहले गाड़ी में सामान से भरे हुए कुछ बैग और सूटकेस लेकर मैडम बाहर गई हैं। यह नहीं बताया कि कब आएंगी और कहाँ गई है। नहीं साहब, जाहिर था कि सामान लेकर तान्या अपने पापा के घर ही गई होगी। तान्या ने फ़ोन करने के बजाय वहाँ जाना बेहतर समझा। उसकी गाड़ी को देखते ही बजाय दरवाज़ा खोलने के वॉचमैन ने रुखाई से कहा, बिटिया ने कहा है आपको अंदर नहीं आने दे। तभी अंदर से डॉक्टर आकाश आ गया। बोला, तान्या से अब आपका संपर्क केवल अपने वकील द्वारा ही होगा, सो आइंदा यहाँ मत आइएगा। कैसे नहीं आऊँगा? तान्या मेरी वाइफ है। वह वाइफ है जिसे आपने बदचलनी के आरोप में तलाक का नोटिस भिजवाया है। आकाश ने व्यंग से बात काटी। आप अपने वकील से तान्या की प्रतिक्रिया की प्रति ले लीजिए। लेकिन तान्या मुझसे मिलने को ही तैयार नहीं है। आप तुरंत उसके वकील को केस और आरोप वापस लेने का नोटिस भिजवा दें, इससे मामला बहुत बिगड़ जाएगा। तान्या की वकील नेहा, जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं। हाँ, तान्या की बहुत अच्छी सहेली है, तो आप उनसे मिलकर समझौता कर लीजिए। विराट तुरंत नेहा के घर गया। उसकी आशा के विपरीत नेहा उससे बहुत अच्छी तरह से मिली। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वह नोटिस तान्या को महज झटका देने को भिजवाया था, उसे अपनी गलती का एहसास करवाने को। उसके गर्भवती होने की खबर मिलते ही मैंने उससे भी कहा था कि अब तलाक का सवाल ही नहीं उठता। तो बात को रफा दफा करने के बजाय तान्या ने मामला आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि तुमने उसके स्वाभिमान को ललकारा था विराट, या यह कहो उस पर अपनी मर्दानगी थोपनी चाहिए थी। यदि उसी समय तुम नोटिस भिजवाने के लिए माफ़ी मांग लेते तो हो सकता था कि तान्या मान जाती। लेकिन तुमने तो अपने वकील को भी नोटिस खारिज करने को नहीं कहा, क्योंकि इसमें तुम्हारा अहम आहत होता था। मानती हूँ सर्वसाधारण से हटकर हो तुम, लेकिन तान्या भी तुमसे कम नहीं है। फिर वह क्यों बनवाए स्वयं को डोरमेट? क्यों लहूलुहान करवाए अपना सम्मान? नेहा बोली। मेरे चरित्रहीनता वाले आरोप को मानकर क्या वह स्वयं ही खुद पर कीचड़ नहीं उछाल रही है? नहीं विराट, तान्या का मानना है कि विवाह एक पवित्र रिश्ता है जो दो प्यार करने वालों के बीच होना चाहिए। वह अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे कितनी शिद्दत से प्यार करता हूँ। विराट ने अचानक बात काटी। तान्या का कहना है कि तुम सिर्फ खुद से और खुद की उपलब्धियों से प्यार करते हो। तान्या जैसी ब्रेन विद ब्यूटी कहलाने वाली बीवी भी एक उपलब्धि तो है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें उससे वाकई में प्यार होता तो तुम उसके लिए चरित्रहीन जैसा घिनौना शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते। वह तो मैंने तान्या के उकसाने पर ही किया था। खैर, अब बोलो आगे क्या करना है, या तुम क्या कर सकती हो? बगैर तुम्हारे आरोप की धज्जियां उड़ाए या तुम्हारे वकील को तान्या के चरित्र पर कीचड़ उछालने का मौका दिए, आपसी समझौते से तलाक दिलवा सकती हूँ। मगर मैं तलाक नहीं चाहता। तान्या चाहती है और मैं तान्या की वकील हूँ। वही करूँगी जो वह चाहती है। तो तलाक करवा दो, मगर इस शर्त पर कि मुझे अपने बच्चे को देखने का हक होगा। वाह, चरित्रहीन का आरोप लगाने के बाद तुम किस मुंह से यह शर्त रख सकते हो विराट? बच्चे के लिए यह तलाक हो जाने के बाद या तो तुम दूसरी शादी कर लेना या अपनी उपलब्धियों अथवा घमंड को पालते रहना बच्चे की तरह। कहकर नेहा व्यंग से हंस पड़ी। सलाह के लिए शुक्रिया, घमंडी विराट इतना ही कह सका। दोस्तों,
ये कहानी यही समाप्त हो गई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और अपनी राय भी ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली कहानी से।